बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। स्टूडेंट, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि ब्रीदिंग में हमारे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है और हमारे जो लंग्स हैं ये खुद ब खुद ना तो एक्सपेंड कर सकते हैं और ना ही कंट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि इनकी जो एक्सपेंशन है और जो कंट्रैक्शन है वो पैसिव होती है, यानी पैसिव एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। और इस पैसिव एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में हमारी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट है। और अब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व है लंग्स की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के अंदर, तो इसमें जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है उनको हम कहते हैं एब्डोमिनल मसल। तो ये एब्डोमिनल मसल जो है स्टूडेंट्स, हमारे जो पेट के मसल हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और सेकंड जो है इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स आर बेसिकली दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। जो स्टूडेंट्स रिब्स के बीच में मसल होते हैं उन मसल्स को असल में आप इंटरकॉस्टल मसल का नाम देते हैं। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं इनके जो मसल फाइबर हैं दे रन डायगनली। डायगनली का मतलब ये होता है स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल ये अगर एक तरह के मसल आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर इनके फाइबर इस तरह से रन कर रहे हैं तो दूसरे फाइबर जो है वो इस डायरेक्शन में रन करेंगे। इसी तरह से अगर आप तीसरी टाइप के मसल देख लें तो इनके फाइबर इस तरफ को रन कर रहे हैं। तो ये जो इनकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, ये मसल फाइबर रन कर रहे हैं डायगनली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो इंटरकॉस्टल मसल है इनकी 3 टाइप्स हैं। इनमें जो सबसे पहली टाइप के मसल हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो सेकंड टाइप के मसल है उन्हें हम कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और थर्ड टाइप के जो है उन्हें हम कहते हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये स्टूडेंट्स नाम से भी पता लग रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि आपको नजर आ रही है ये एक रिब है और ये एक दूसरी रिब है, और इस में जो बाहर वाली साइड पे जो मसल आपको नजर आते हैं इन मसल्स को हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हर एक मसल का एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और एक उसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन होता है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अगर आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन को देखें तो जिस बोन से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं उसका जो इंफीरियर बॉर्डर है वहां इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, और दूसरी बोन जिसके साथ ये अटैच हो रहे होते हैं उसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके साथ इनकी अटैचमेंट होती है। तो ये आपके पास जो है ना एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है ये सारे के सारे जब आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं तो ये एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में सारे जाकर फिर अटैच हो जाते हैं स्टर्नम के साथ। और ये स्टर्नम जो है वो रिब केज के सेंटर में एक बोन प्रेजेंट है, ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। सेकेंड टाइप के जो मसल है उन्हें हम कहते हैं जी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अच्छा, ये स्टूडेंट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है ये आपको इंटरकॉस्टल स्पेस में मिलेंगे। और इंटरकॉस्टल स्पेस जो है ये क्या है? ये इंटरकॉस्टल स्पेस जो है दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे आप कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। अच्छा, इनका भी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा और इसी तरह से इनका पॉइंट ऑफ इंसर्शन होगा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है यहाँ एक ग्रूव बना होता है रिब के अंदर जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल ग्रूव। और उस इंटरकॉस्टल ग्रूव का जो सुपीरियर बॉर्डर है उसके साथ इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और नीचे वाली जो रिब है उसका जो इंटरकॉस्टल ग्रूव है उसके इंफीरियर बॉर्डर के साथ इनका पॉइंट ऑफ इंसर्शन है। अच्छा, ये हमारे पास जो ट्रू रिब्स होती हैं उनकी जो कार्टिलेजेस हैं उनके बीच में, और जो फॉल्स रिब्स हैं उनकी जो एंटीरियर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वहां से ये इनकी अटैचमेंट होती है, और वहां से ये स्टार्ट होके और देन रिब्स के साथ साथ ही मूव करके और डोर्सल साइड पे चले जाते हैं। और डोर्सल साइड पे ये जाकर अटैच होते हैं हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ। और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जब ये अटैच होते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइब्रस शीट्स होती हैं जिनके जरिए ये जाके वहां पर अटैच हो जाते हैं। अच्छा, जो तीसरी तरह के मसल हैं उनको हम कहते हैं जी इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। तो ये जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल है ये डीपली प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। और जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और ये है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, तो ये इनके परपेंडिकुलर नजर आएंगे। और ये जो मसल है ये
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो टू ही सेट जो है वो मसल के बन जाएंगे, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का एक सेट है और फिर इस तरह ये दो जो मसल है इनका एक सेट है। अच्छा स्टूडेंट, जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। अच्छा, ये डायफ्राम जो है ये स्केलेटल मसल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और ये जो डायफ्राम है ये आपको कहां पे मिलेगा, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है यानी चेस्ट कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है इनके दरमियान में ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। इस शेप को हम डोम कहते हैं। तो ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर है और इसका एक रोल ये भी है कि ये सेपरेट कर देता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान या ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान। तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है इसको हम टू फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो पहला फेज है उस फेज को आप इंस्पिरेशन कहते हैं और जो सेकंड फेज है उसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो इंस्पिरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ intake of air और expiration is basically the process of giving out of air। तो इसमें इन तमाम स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा स्टूडेंट, जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको हम एक्टिव फेज कह रहे होते हैं, जबकि जो एक्सप्रेशन का प्रोसेस है इसको हम पैसिव फेज कह रहे होते हैं। अच्छा, ये फेज जो है इसको आप एक्टिव फेज का नाम क्यों दे रहे होते हैं? इसको हम एक्टिव फेज इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके दौरान जैसा कि देखें डायफ्राम की कंट्रैक्शन होगी और जब डायफ्राम की कंट्रैक्शन होती है तो ये मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से आपको पता है कि मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी क्योंकि इसमें यूज हो रही है तो इसी वजह से आप इसको एक्टिव फेज का नाम भी दे सकते हैं, जबकि ये प्रोसेस जाहिर है एक्सप्रेशन के दौरान नहीं हो रहा होता, तो इसलिए जो है उसको आप पैसिव फेज कह रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, इन दोनों फेजेस को देखते हैं। अगर हम सबसे पहले इंस्पिरेशन के फेज को देखें तो इंस्पिरेशन के फेज के दौरान कंट्रैक्शन हो रही होती है डायफ्राम की, यानी जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। अच्छा स्टूडेंट, जब ये डायफ्राम कंट्रैक्ट कर जाएगा तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से पहले ये मोर डोम शेप था, अब ये क्या हो जाएगा, लेस डोम शेप हो जाएगा। और जब ये लेस डोम शेप हो जाता है तो लोअर साइड से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जो इंटरकोस्टल मसल है उनके साथ क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इनकी होगी कंट्रैक्शन और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है इनकी होगी रिलैक्सेशन। अच्छा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेगी और जब ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेगी तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है और इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर है चेस्ट कैविटी के अंदर वाली साइड पे वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, बाहर वाली साइड पे यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट में एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बाहर वाली साइड से मूव करके अंदर आ जाएगी और इस फेज को आप कहते हैं इंस्पिरेशन। और जो सेकंड फेज है उसको हम कहते हैं जी एक्सपिरेशन। तो जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है जी, उसमें डायफ्राम की रिलैक्सेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट, जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो ये मोर डोम शेप हो जाएगा और जब ये मोर डोम शेप हो जाता है तो उससे लोअर साइड से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसी तरह से जो इंटरकोस्टल मसल है उनके साथ क्या होता है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उनकी उस टाइम पे कंट्रैक्शन हो जाएगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है जी, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो मूव करती है और जब ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही स्टूडेंट चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है तो अंदर वाली साइड पे जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जबकि आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये एयर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि जी एयर अंदर से मूव करके बाहर चली जाएगी। इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
इस पहली डायग्राम में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज चेस्ट कैविटी और दिस वन इज एब्डोमिनल कैविटी। और मैंने आपको ये बताया कि डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। तो दिस वन इज डायफ्राम। और इस केस में जिस केस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, तो इसमें डायफ्राम जो है वो लेस डोम शेप होता है। और चेस्ट कैविटी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं वो इस केस में कंट्रैक्ट कर जाएंगे और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगे। और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है कि बड़ा है। और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके साथ साथ लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। और जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इस अंदर वाली साइड पे एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर वाली साइड से अंदर एंटर होगी, क्योंकि आउटसाइड एनवायरनमेंट में एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। क्योंकि जिस जगह पे देखिए अब लंग्स में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप इंस्पिरेशन कहते हैं। और जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस है उसमें अगर आप इस डायफ्राम को देखें तो डायफ्राम मोर डोम शेप हो गया है और ये डायफ्राम जो कि मोर डोम शेप हो गया है। और चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्यों डिक्रीज हो गया जी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हो गए हैं और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो गए हैं। और जब इसका वॉल्यूम कम होता है तो अंदर वाली साइड पे एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, जबकि बाहर एयर का प्रेशर जो है वो कम है। तो एयर जो है वो अंदर से मूव करके और बाहर चली जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से मूव करके और आउटसाइड इन्वायरमेंट में चली गई है। तो स्टूडेंट आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।